करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम को बीच सड़क में लात घूंसों से मारा था। और फिर दाऊद गिरोह और करीम लाला के गिरोह पठान गैंग के बीच में बहुत ही बड़ा खूनी गैंग वॉर होता है। दाऊद का जो बड़ा भाई है साबिर, उसकी हत्या हो जाती है। बदले में दाऊद करीम लाला के जो भतीजे हैं उनकी हत्या करता है और मुंबई में बड़ा खून बहता है कि मुंबई शहर में 12 जगहों पर बम धमाके हुए। इन बम धमाकों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत भी थी, जवेरी बाजार जैसा भीड़-भाड़ वाला इलाका था, हवाई अड्डे पर हथगोले फेंके गए जो थे। दाऊद इब्राहिम की गैंग है वो भी हफ्ता वसूली करने की जाया करती होगी। किसी ने मना कर दिया कि मैं हफ्ता नहीं दूंगा, तो क्या उसके साथ अंजाम हुआ करता लेकिन था? अगर कोई नहीं देता था, गिरोह के लोग उस पर वॉच रखते थे और एक दिन अचानक उसको गोलियां मारकर उसको खत्म कर दिया जाता था। अरुण गवली गैंग वर्सेस दाऊद इब्राहिम। और 500 राउंड गोलियां चलाई गई। मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में इतना बड़ा शूटआउट पहले कभी नहीं हुआ था जहां पर 500 राउंड गोलियां चलाई गई हों। फिर मैंने दरवाजा खोला और मैं देखकर दंग रह गया। सामने की तरफ जो कॉरिडोर था, लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हमारे साथ मिस्टर जितेंद्र दीक्षित सर हैं, जो कि टॉप क्राइम जर्नलिस्ट हैं और जो बॉम्बे आफ्टर अयोध्या के लेखक भी हैं और आज हमारे साथ अंडरवर्ल्ड के राज खोलने वाले हैं। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं अनुषा। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और इस बातचीत के लिए। सर, मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज हमारे पॉडकास्ट में आप आए और हमारे साथ आज आप इतनी सारी बातें करने वाले हैं और इतने सारी अननोन फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े, कइयों को मैंने अपनी किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में लिखा है। अंडरवर्ल्ड पर 2-3 चैप्टर्स हैं उस किताब में, लेकिन उनके अलावा भी मुंबई अंडरवर्ल्ड एक ऐसा कहानियों का सागर है कि उसकी कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी हों, कुछ ना सुनी हों, तो हम इस चर्चा के दौरान उन कहानियों का ज़िक्र करेंगे। चलिए सर, पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सर, स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में करना चाहती हूँ दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग की राइवलरी से, जो कि सर इतनी एस्केलेट हो गई थी कि डेडली राइवलरी उनकी हो गई थी। सर, इसके बारे में बताइए पहले तो। देखिए, मैं पहले संक्षेप में मुंबई अंडरवर्ल्ड के बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि 60-70 के दशक का जो अंडरवर्ल्ड था, उसमें इतना खून-खराबा नहीं था। उसमें कई बड़े नाम थे जैसे करीम लाला जो पठान गैंग के हेड थे, फिर हाजी मस्तान, वरदाराजन मुदलियार, यूसुफ पटेल, ये सारे लोग जो है आपस में लड़ते नहीं थे। इनके बीच आपस में दोस्ताना रिश्ते थे और सबने अपना-अपना काम बाँट लिया था, सबने अपने-अपने इलाके बाँट लिए थे। कोई सोने-चांदी की स्मगलिंग करता था, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग करता था और जैसे वरदाराजन मुदलियार है तो वो अ, शराब के अड्डे चलाता था, मटके के अड्डे चलाता था, जुए के अड्डे चलाता था और हाजी मस्तान वो बंदरगाह से स्मगलिंग का काम करते थे। करीम लाला के अपने अलग बिज़नेसेस थे। तो इनके बीच में बड़े ही कॉर्डियल रिलेशनशिप थे, अच्छे रिश्ते थे। एज़ सच कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी नहीं थी, उल्टा दोस्ताना रिश्ते थे। एक-दूसरे के साथ ये लोग मिलते-जुलते भी थे, एक-दूसरे को अपने घर के कार्यक्रमों में इनवाइट भी करते थे। ओके। लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड में खून-खराबा शुरू होता है दाऊद की एंट्री के बाद। दाऊद जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में बड़ा बनता है, तो उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है कि मुंबई पर पूरा उसका ही कब्ज़ा होना चाहिए। और जब वो धीरे-धीरे स्मगलिंग के बिज़नेस से वो भी शुरुआत करता है इस दुनिया में, तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर होते हैं, ख़ास करके पठान गैंग, वो इनसिक्योर हो जाते हैं, वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, उनको खतरा नज़र आता है अपने वर्चस्व पर। तो फिर उनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है डी कंपनी से, दाऊद के गिरोह के साथ में और फिर दाऊद गिरोह और करीम लाला के गिरोह, पठान गैंग के बीच में बहुत ही बड़ा खूनी गैंग वॉर होता है। इसमें दोनों ही तरफ के कई लोग मारे जाते हैं ओके। और इस गैंग वॉर की वजह से होता ये है कि दाऊद का जो बड़ा भाई है साबिर, उसकी हत्या हो जाती है। बदले में दाऊद करीम लाला के जो भतीजे हैं, आलमजेब, अमीरजादा, उनकी हत्या करता है, समद खान की हत्या करता है और मुंबई में बड़ा खून बहता है 80 के दशक में। अब जब इतना सारा खून-खराबा हो जाता है, गैंग वॉर हो जाता है, तब जो ये सारे डॉन होते हैं पुराने दौर के, हाजी मस्तान, करीम लाला, यूसुफ पटेल, ये सब सोचते हैं कि देखिए इनके खून-खराबे की वजह से सबका नुकसान हो रहा है क्योंकि पुलिस की दबिश बढ़ जाती है, सरकार पर दबाव बनता है, विपक्ष दबाव बनाता है, मीडिया दबाव बनाती है कि मुंबई में चल क्या रहा है? इतना सारा खून-खराबा हो रहा है और पुलिस कुछ कर नहीं रही है। तो इनके कारोबार पर उससे असर पड़ने लगता है। तो इनको लगता है कि हमारी आपसी लड़ाई की वजह से हमारे धंधे का नुकसान हो रहा है और उस दौरान होता ये कि करीम लाला जो है, जो सबसे बड़ा स्मगलर होता है, उस वक़्त का डॉन होता है, वो भी एक तरह से टूट चुका होता है क्योंकि उसके बहुत सारे पारिवारिक सदस्य जो है, वो मारे जाते हैं गैंग वॉर में दाऊद के हाथों। अमीरजादा, आलमगीर, समद खान जैसा मैंने बताया
और उनका जो रहीम लाला उनका भाई होता है, वो मारा जाता है। तो करीम लाला को भी लगता है कि अब ये सब बंद होना चाहिए। अब इस बीच में हाजी मस्तान जो कि करीम लाला के दोस्त होते हैं, हाजी मस्तान एक प्रस्ताव रखते हैं कि हम सबको मिलना चाहिए आपस में और ये खून-खराबा बंद करने के लिए एक सुलह होनी चाहिए। इसमें एक जीनाबाई दारूवाली नाम की एक महिला डॉन भी होती हैं, वो भी अहम भूमिका निभाती हैं और मुंबई से ये सारे लोग जो है पहुँचते हैं मक्का में। और मक्का में हाजी मस्तान पहुँचते हैं, करीम लाला पहुँचते हैं, जीनाबाई दारूवाला और बाकी के कई सारे जो मुंबई के डॉन्स होते हैं, वो सब एक साथ जमा होते हैं, एक बैठक होती है वहाँ पर और उस बैठक में एक गिलाफ को पकड़कर, एक धार्मिक कपड़ा जो इस्लाम में बड़े ही जिसको सम्मान से देखा जाता है, आस्था का प्रतीक होता है, उसको पकड़कर ये लोग शपथ लेते हैं, दाऊद और करीम लाला कि अब हम अपनी वॉर खत्म कर रहे हैं, अब हम कोई खून-खराबा नहीं करेंगे, एक-दूसरे के लोगों को नहीं मारेंगे। तो ये एक बड़ा इंसिडेंट होता है मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए। मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक तरह से टर्निंग पॉइंट होता है क्योंकि रेवोल्यूशन आ गया एक। इसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में पठान गैंग और दाऊद गिरोह की राइवलरी खत्म हो जाती है। यहाँ से इनकी दुश्मनी बंद होती है। अब इसके बाद में होता ये है कि दाऊद आगे चलकर करीम लाला को इनवाइट भी करता है दुबई। 8-10 दिन रहने के लिए भी बुलाता है और उनकी अच्छे से खातिरदारी भी करता है और फिर करीम लाला और दाऊद के बीच के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और फिर पठान गैंग भी एक तरह से खत्म हो जाती है और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर 90 के दशक में दाऊद का एक छत्र राज हो जाता है, कम से कम शुरुआती दौर में, जो 90 के दशक की शुरुआत के वक़्त में। सर जब मैं रिसर्च कर रही थी मुझे एक चीज़ और पता लगी थी कि करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम को बीच सड़क में लात-घूँसों से मारा था। सर उस इंसिडेंट के बारे में बताइए? देखिए, ये तब की बात है, ये मेरे ख़्याल से 80 के दशक की शुरुआत की होगी या फिर 70 के दशक के आखिर की बात होगी। दाऊद तब इतना बड़ा डॉन नहीं बना था। तब ही वाज़ जस्ट लाइक कि किसी गली-मोहल्ले का गुंडा है, उस जैसी उसकी इमेज थी। वो इतना खौफ़नाक डॉन नहीं बना था दाऊद। इमर्जिंग डॉन था। इमर्जिंग डॉन कह सकते हैं और उसका झगड़ा हुआ था पठान गैंग के साथ में और उसी दौरान पठान गैंग के लोगों ने उसको पकड़ लिया था दाऊद को मुंबई के डोंगरी इलाके में चारनल के पास और पकड़कर उसको करीम लाला के पास ले गए थे। करीम लाला का अड्डा था ग्रैंट रोड में और वहाँ पर करीम लाला ने दाऊद की पिटाई की थी। तो ये एक घटना हुई थी जो उस वक़्त के लोग हैं, जो उस वक़्त अंडरवर्ल्ड को कवर करते थे, अंडरवर्ल्ड पे नज़र रखते थे, ये उस वक़्त के लोग बताते हैं कि इस तरह की घटना हुई थी। लेकिन तब तक दाऊद इब्राहिम जो है एक डॉन नहीं बना था। वो किसी गली मोहल्ले के किसी गैंगस्टर के जैसा या गली मोहल्ले के गुंडे के जैसी ही उसकी इमेज थी। एंड आई थिंक वहाँ से थोड़ी-सी दुश्मनी और स्टार्ट हो गई होगी। दाऊद के मन में करीम लाला के लिए एक गलत मतलब विचार आ गए होंगे कि ये मेरा दुश्मन की लिस्ट में है। हाँ, बिल्कुल उसी के बाद इस जैसे ही इंसिडेंट्स की वजह से क्योंकि करीम लाला ऑलरेडी जो है उसकी एस्टेब्लिश्ड गैंग थी, वो ऑलरेडी स्मगलिंग के कारोबार में था और उसके बाद में हाजी मस्तान के थ्रू दाऊद की एंट्री होती है, फिर दाऊद इंडिपेंडेंट अपना काम करना चाहता है। उसकी करीम लाला के जो भतीजे हैं, उनके साथ में उनका झगड़ा शुरू होता है और फिर मुंबई पर कब्जा करने की वर्चस्व की लड़ाई इनके बीच में शुरू हो जाती है और फिर इस तरह से पठान गैंग और दाऊद गैंग में दुश्मनी होती है। सर थ्रू माय रिसर्च एक चीज़ और पता लगी थी कि जो ये गैंगस्टर्स थे इनके इलाके अलॉट कर दिए गए थे कि ये हमारा इलाका है मुंबई में। तो जो दाऊद है वो करीम लाला के इलाके में जाके वो हफ्ता वसूली करा करता था। इस चक्कर में जो है करीम लाला ने उसको मतलब राइवलरी यहाँ से भी स्टार्ट हुई थी कि उसको ये हो गया था कि ये मेरे इलाके में इसने हफ्ता वसूली कैसे करी? तो क्या इस बात हाँ, में भी कोई बिल्कुल, सच्चाई ये है? ये तो तमाम गैंग्स में ये रहता ही था कि मुंबई को उन्होंने अलग-अलग इलाकों में बाँट लिया था। आगे चल के भी 90 के दशक में भी मुंबई शहर को अलग-अलग जैसे सेंट्रल मुंबई का इलाका था, तो वो अरुण गवली के इन्फ्लुएंस में आता था। उसके प्रभाव वाला इलाका था, बायकुला का इलाका, चिंचपोकली का इलाका परेल का इलाका, ये उस तरह अगर नॉर्थ ईस्ट मुंबई की बात करें तो गोवंडी चेंबूर, मानखुर्द, इस तरफ छोटा राजन का वर्चस्व था। दक्षिण मुंबई की तरफ पायधुनी, नागपाड़ा, भिंडी बाज़ार, डोंगरी इस तरफ दाऊद का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। तो ऐसे मुंबई शहर को अलग-अलग गैंगस्टरों ने अपने-अपने इलाकों के तौर पर बाँट रखा था और अगर कोई किसी दूसरे के इलाके में जाकर कोई गतिविधि करता था या एक्सटॉर्शन की कोशिश करता था, तो फिर उसकी तरफ से बैकलैश होता था, उसकी तरफ से पलटवार होता था। सर, यहाँ से मैं थोड़ा-सा आगे ले जाना चाहती हूँ। सर 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सीरीज़ ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसके लिए आई थिंक मुंबई रेडी नहीं था एंड आई थिंक मुंबई क्या पूरा इंडिया रेडी नहीं था। क्योंकि
आउट ऑफ नोवेयर बम ब्लास्ट हो जाते हैं, सीरीज़ ऑफ बम ब्लास्ट आई थिंक 13 बम ब्लास्ट हुए थे। सर उस पहले सबसे पहले सर मैं उस इंसिडेंट के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए 12 मार्च 1993 को हुआ ये था कि मुंबई शहर में अलग-अलग जगहों पर बम धमाके हुए थे। 12 जगहों पर बम धमाके हुए थे और इन बम धमाकों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत भी थी, जवेरी बाज़ार जैसा भीड़-भाड़ वाला इलाका था, हवाई अड्डे पर हथगोले फेंके गए थे, फिर जो 5 स्टार होटल्स थे, उनको निशाना बनाया गया था, फिर एक मछुआरों की बस्ती थी माहिम में, वहाँ पर हथगोले फेंके गए थे। फिर वर्ली इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया गया था। शिवसेना भवन जो शिवसेना का मुख्यालय है, उसके सामने एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पर एक रखा गया था। तो उसमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई के इतिहास का वो एक काला दिन था और पूरी मुंबई उस वक़्त दहल उठी थी इन बम धमाकों से। और फिर जब जाँच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये बम धमाके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए अंजाम दिए थे। सर दाऊद इब्राहिम ने या फिर मिलकर आईएसआई के साथ ये क्यों करवाया था? इसका रीज़न क्या था? देखिए, इसके पीछे 2 तरह के कारण थे जिसकी वजह से दाऊद ने मुंबई में बम धमाके करवाए। एक कारण तो प्रोफ़ेशनल था और दूसरा कारण धार्मिक था। ओके। प्रोफ़ेशनल कारण मैं आपको बताता हूँ। वो कारण ये था कि दाऊद इब्राहिम का जो स्मगलिंग का कंसाइनमेंट था, जो दुबई से वो भारत भेजता था, मुंबई या आस-पास उसकी लैंडिंग होती थी, वसई विरार या फिर गुजरात की तरफ या फिर मुंबई से साउथ में कोंकण की तरफ। तो जो दाऊद ने कंसाइनमेंट भेजे थे अपने माल के सोना-चांदी के, वो पाकिस्तान के एक दूसरे माफिया डॉन ने उस पर कब्ज़ा कर लिया समंदर में और वो करोड़ों का माल था। उस वक़्त में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो दाऊद के लिए एक ये नुकसान की बात थी, उसका बड़ा नुकसान हो रहा था। तो दाऊद की इस कमज़ोर नस को पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने पकड़ लिया और दुबई में पाकिस्तानी एजेंट्स जो है दाऊद से मिले और उन्होंने कहा कि हमको मालूम है तुम्हारा बड़ा नुकसान हुआ है, हम तुम्हारे माल को छुड़वा सकते हैं उस एजेंट के पास जो पाकिस्तानी डॉन जिसने तुम्हारे माल पे कब्ज़ा किया है, लेकिन बदले में तुमको हमारा काम करके देना पड़ेगा। तो दाऊद ने बोला क्या काम करके देना पड़ेगा? तो उसने बोला कि तुमको हमारा माल वो मुंबई में पहुँचाना पड़ेगा और हमारा माल का मतलब क्या था? आरडीएक्स, बारूद और हथियारों का ज़ख़ीरा और जो साज़िश थी उसके बारे में बताया गया कि इस तरह की साज़िश पर अमल करवाना है। उसके लिए एक मीटिंग भी हुई थी आईएसआई के एजेंट्स के साथ। ये एक कारण था जो कि व्यावसायिक था। दूसरा कारण ये था कि जो दंगे हुए थे मुंबई में 2 चरण में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद दंगे हुए थे। एक 6 दिसंबर 1992 को शुरू हुआ था, दंगा जो हफ्ते भर तक चला और दूसरा 6 जनवरी 1993 को शुरू हुआ था। जो दो दूसरे फ़ेज़ के दंगे थे, उन दंगों में आरोप लगा कि पुलिस एकतरफ़ा व्यवहार कर रही थी और पुलिस जो है सिर्फ़ मुस्लिम समुदाय के लोगों पर ही जो है फायरिंग कर रही थी या उन पर हमले कर रही थी। तो मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने दाऊद के पास इस तरह के संदेश भिजवाए। कहानी तो ये भी है कि मुस्लिम इलाके की महिलाओं ने दाऊद को चूड़ियाँ भिजवाई और कहा कि तुम्हारे रहते हुए हमारे लोग इस तरह से मारे गए हैं ओके। और दाऊद पर एक तरह से दबाव बना कि उन हमलों का बदला लिया जाए, उस दंगे का बदला लिया जाए। तो ये दूसरा दबाव भी था, इसके पीछे धार्मिक एंगल है। तो इन दोनों कारणों की वजह से दाऊद ने अपनी सहमति जता दी इस साजिश में शामिल होने के लिए और फिर उसने अपने स्मगलिंग के नेटवर्क का इस्तेमाल होने दिया। अब उसके स्मगलिंग के नेटवर्क को सँभालता था टाइगर मेमन। टाइगर मेमन के पास में लोग थे, टाइगर मेमन भी एक स्मगलर था, उसके पास लोग थे जो सोना-चांदी को की लैंडिंग करवाते थे। जो दुबई से सोना-चांदी भेजा जाता था, तो मुंबई और आस-पास के जो तटीय इलाके हैं, वहाँ पर टाइगर मेमन के लोग उनकी लैंडिंग करवाते थे। तो जिस नेटवर्क के ज़रिए सोना-चांदी की लैंडिंग होती थी, उसी नेटवर्क के ज़रिए फिर आईटीएक्स की लैंडिंग करवाई गई और ये आईटीएक्स जो है मुंबई के माहिम इलाके में टाइगर मेमन के घर पर पहुँचा। वहाँ पर टाइगर मेमन ने लोग जुटाए और वहीं पर बम को पैक किए गए अलग-अलग वाहनों में, स्कूटर्स में उन बम को लगाया गया और उसके बाद में टाइगर मेमन के लोगों ने 12 मार्च 1993 को मुंबई के अलग-अलग ठिकानों पर जाकर उन बमों को प्लांट कर दिया। वहाँ पर उन स्कूटर्स को खड़े कर दिया, उन वाहनों को कुछ जगहों पर हथगोले से भी हमले किए गए और फिर इस तरह से पूरी साजिश को अंजाम दिया गया और बम धमाकों से पहले ही टाइगर मेमन, याकूब मेमन और बाकी के उसके जो भाई थे और उनकी पत्नियाँ थी, वो दुबई के लिए निकल गए। तो इस तरह से इस साजिश को अंजाम दिया गया। सर ये जो ब्लास्ट की आपने पूरी समझाया है, सर इसमें संजय दत्त का क्या इन्वॉल्वमेंट था? देखिए, संजय दत्त का इन्वॉल्वमेंट ऐसा था कि जब ये बम धमाके हुए, तो
भाई को भी ऐसा लग रहा था और दाऊद को भी ऐसा लग रहा था कि जब ये बम धमाके होंगे तो उसके बाद मुंबई शहर में फिर से एक बार दंगे भड़क जाएँगे। 2 बार दंगे हो चुके थे। उनको लगा जब बम फटेंगे जगह-जगह पे लोग मरेंगे तो फिर से दंगे होंगे, क्योंकि ये सारे बम हिंदू इलाकों में जी, फटे थे। फटे हैं। तो उनको लगा कि दंगे होंगे और दंगों में इस्तेमाल करने के लिए डी कंपनी ने ऐसा सोचा था कि मुस्लिम इलाकों में हथियार बाँट दिए जाएँगे, ओके, जो डी कंपनी के लोगों के लिए। तो इस आर्टिक्स के साथ में बड़े पैमाने पर हथियारों का ज़ख़ीरा भी भेजा गया था, जिसमें एके 56 राइफ़लें भी थी, उसके अलावा बड़े पैमाने पर एम्यूनिशन था, गोलियाँ थी, हथगोले थे, ये तमाम चीज़ें जो है भिजवाई गई थी। अब इसी खेप में से कुछ AK-47 राइफ़ल्स जो है, वो संजय दत्त के पास में अबू सलीम के ज़रिए, जो पहले दाऊद के लिए ही काम करता था, उसके ज़रिए अनीस इब्राहिम ने, दाऊद के छोटे भाई ने संजय दत्त के पास में भिजवा दी थी, ये हथियार। अच्छा, संजय दत्त के पास हथियार भिजवाने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो तो फ़िल्म स्टार था ना, जी, उसको हथियार की क्या ज़रूरत थी? उसके पीछे की कहानी ये है कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त, वो कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस के नेता थे और जब मुंबई में दंगे चल रहे थे, तब सुनील दत्त जो है मुस्लिम इलाकों में जाकर के वो राहत कार्य कर रहे थे। वहाँ पर जहाँ पर खाना वगैरह पहुँचाने का काम, वहाँ पर उनको कोई तकलीफ ना हो, अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन का काम, ये तमाम काम वो देख रहे थे। तो इसकी वजह से कुछ लोग जो है सुनील दत्त को घर पर फ़ोन करके धमकी देते थे कि तेरे को जान से मार डालेंगे, ये सब मत कर, बंद कर ये सब जो है। और संजय दत्त को पता चला कि मेरे पिता को इस तरह से धमकी दी जा रही है, तो संजय दत्त भी थोड़ा-सा डर गया था। तो उसने बात की दाऊद इब्राहिम से, क्योंकि दाऊद इब्राहिम से उसकी बातचीत होती रहती थी और उन दिनों में फ़िल्म जगत के कई लोग जो है दाऊद से टच में रहते थे, दाऊद इब्राहिम के साथ बातचीत वगैरह करते रहते थे। तो जब उसने ये बात बताई डी कंपनी को, अनीस को बताई ये बात, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अनीस इब्राहिम ने दाऊद से पूछे बिना ये हथियार संजय दत्त को पहुँचाए थे और जब दाऊद को पता चला कि अनीस ने ऐसा किया है, तो दाऊद ने, जैसा कि नीरज कुमार जो दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि दाऊद ने अनीस की पिटाई की, कि तूने उसके घर पे क्यों ऐसे हथियार भिजवा दिए? ओके। और अनीस को खूब पीटा। तो ये काम अनीस ने संजय दत्त को हथियार भिजवाने का काम दाऊद की मर्ज़ी के बिना किया था। और जब संजय दत्त को हथियार पहुँच गए और फिर जब पूरे मामले की जाँच शुरू हुई, तो पता चला कि संजय दत्त के पास भी हथियार गए थे। और जब संजय दत्त का नाम आया, तब संजय दत्त मॉरिशस में एक फ़िल्म की शूटिंग कर शूटिंग रहे कर रहा थे था। और फिर वहीं से उन्होंने, जब उनको पता चला कि मेरा नाम भी उछल रहा है, तो उन्होंने हथियार को डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वो मुंबई में लैंड हुए, उनको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया टाडा कानून के तहत। टाडा एक सख्त कानून था और ये कानून आतंकवादियों के खिलाफ बनाया गया था। तो उसी कानून के तहत संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया। कि संजय दत्त ने उनकी हेल्प करी है टेररिस्ट की। हाँ, उस साजिश में एक तरह से शामिल हुए, जो है। लेकिन जब मुकदमा चला और जब फैसला आया, तब जो जज थे टाडा के, पीडी कोदे, उन्होंने टाडा के तहत संजय दत्त को दोषी नहीं ठहराया। टाडा से मुक्त कर दिया, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत उनको सज़ा सुनाई। आर्म्स एक्ट मतलब गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने के आरोप में, और 6 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। बाद में संजय दत्त ने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सज़ा घटकर 5 साल की कर दी गई। अच्छा, इन 5 सालों में भी जो संजय दत्त अपनी शुरुआती गिरफ्तारी के वक़्त, जो वक़्त उन्होंने जेल में काटा था, वो भी माइनस हो गए। तो इस तरह से एक मुश्त में उनको करीब साढ़े 3 साल के आस-पास जो है जेल में बाद में बिताने पड़े, पुणे की यरवड़ा जेल में। सर जब अब्बू सलीम ने संजय दत्त को गन पहुँचाई, सर संजय दत्त का क्या रिएक्शन था? देखिए, अबू सलेम ने जब संजय दत्त को हथियार पहुँचाए, तो अबू सलेम को बड़ी हँसी आई। और अबू सलेम ने ये बात जो है, जब अबू सलेम को पुर्तगाल से यहाँ डिपोर्ट करके लाया गया और एटीएस ने जब उससे पूछताछ की, तो अबू सलेम ने एटीएस के अधिकारियों को ये बात बताई बड़े हँसते हुए, और इस पे एटीएस अधिकारियों को भी हँसी आ गई। अबू सलेम ने कहा कि जब हथियार लेकर वो संजय दत्त के पास में पहुँचा है और उसको लेने के लिए हथियार कहा गया, तो संजय दत्त इस तरह से हथियार देख रहा था जैसे कि लोग जो है सब्जी खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं, तो लौकी को, मूली को, बैंगन को उठाकर देखते हैं ठीक है कि नहीं है, जी, जी। बराबर। तो एक-एक हथियार को वो उसी तरह से उठा-उठा कर देख रहा था। तो ये बड़ा अजीब लगा अबू सलेम को, और इसकी वजह से उसे हँसी भी आई थी। सर ये क्लियर है कि संजय दत्त का दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शंस तो थे। हाँ, संजय दत्त दाऊद इब्राहिम के साथ बात करते थे। कई लोगों ने अक्सर दुबई में दाऊद के साथ में संजय दत्त को देखा है। उसके बाद में भी
90s के दशक में भी इस तरह के कई ऑडियो पुलिस की ओर से सामने आए, जहाँ पर संजय दत्त जो है डी कंपनी के लोगों से बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे थे, छोटा शकील के साथ में बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे थे। तो ये बात बार-बार सामने आई कि संजय दत्त के डी कंपनी के साथ में अच्छे रिश्ते थे, उनके बीच में बातचीत होती थी, उनके लोगों के साथ मेल-मुलाकात होती थी। ये चीज़ें बार-बार जो है मीडिया में आती थी, पुलिस की ओर से भी बताई जाती थी। सर, संजय दत्त ने छोटा शकील से गोविंदा की शिकायत करी थी। सर, क्यों करी थी और क्या रीज़न था? देखिए 90 के दशक में एक वीडियो सरफ़ेस हुआ था, जिसमें छोटा शकील से बात करते हुए संजय दत्त नज़र आ रहे थे, सुनाई दे रहे थे। दरअसल माजरा कुछ ऐसा था कि संजय दत्त और गोविंदा किसी एक फ़िल्म में एक साथ काम कर रहे थे। अब गोविंदा आप किसी भी फ़िल्मी रिपोर्टर से पूछेंगे पुराने, तो वो आपको बताएँगे कि गोविंदा हमेशा अपने लेट लतीफ़ी के लिए मशहूर रहे हैं। वो कभी भी 2 कारणों से गोविंदा जाने जाते थे। एक तो अपनी ड्रेसिंग सेंस की वजह से, कि जिस तरह के वो कपड़े पहनते थे और दूसरा अपनी लेट लतीफ़ी की वजह से। तो अक्सर वो सेट पर लेट पहुँचते थे तो जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को और बाकी के स्टार्स को कई बार असुविधा होती थी। अब एक फ़िल्म ऐसी आई जहाँ पर संजय दत्त और गोविंदा एक साथ काम कर रहे थे 90 के दशक में। तो अब अक्सर जब गोविंदा लेट आने लगे तो संजय दत्त बड़े इरिटेट हो गए उससे, परेशान हुए। तो उनकी अक्सर बातचीत होती रहती थी छोटा शकील के साथ में जैसा कि लोग बताते हैं। और ऐसी ही एक बातचीत में उन्होंने गोविंदा की शिकायत कर दी। भाई वो गोविंदा इतना लेट आता है, कई घंटे लेट आता है। इस तरह से तो नहीं चलेगा ना, सबको तकलीफ हो रही है। तो छोटा शकील थोड़ा-सा सांत्वना देते हैं, नहीं, नहीं, नहीं अपनी पिक्चर में ठीक है, टाइम पे आएगा। इस तरह का कन्वर्सेशन जो है वो सामने आया था, तो शिकायत की थी। इससे यही पता लगता है कि संजय दत्त के काफ़ी अच्छे अच्छे रिलेशंस थे दाऊद की कंपनी के साथ। तो सर यहीं से इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सर दाऊद इब्राहिम की जो डी कंपनी थी, सर उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए एंड ये बता दीजिए कौन-कौन मेंबर्स थे और किनको क्या काम अलॉट किया गया था? देखिए दाऊद गिरोह की अगर मैं बात करूँ जब 90 के दशक की, तो दाऊद गिरोह में दाऊद खुद गैंग का मुखिया था। उनका दाऊद का दाहिना हाथ हुआ करता था छोटा राजन। छोटा राजन मुंबई के चेंबूर इलाके में ऑपरेट करता था। दाऊद गिरोह से वो जुड़ गया और वो बहुत ख़ास हो गया दाऊद का। फिर इसके बाद में 2 शकील थे दाऊद गैंग में, एक छोटा शकील और एक लंबू शकील। ओके, शकील नाम के 2 लोग थे। इसके बाद शरत शेट्टी नाम का एक गैंगस्टर था, वो दाऊद के लिए काम करने लगा और उसकी ज़िम्मेदारी थी बैटिंग करने की, जो बैटिंग और क्रिकेट पर सट्टा लगाने का काम जो था, वो सारा काम जो है, वो शरत शेट्टी देखता था। उसको बड़ा इडली कहते थे, उसका निकनेम था बड़ा इडली। साउथ इंडियन था तो इसकी वजह से जी, लोगों जी। ने इस तरह का नाम रख दिया था उसका। फिर उसके बाद अबू सलेम भी दाऊद के गिरोह से जुड़ा हुआ था। अबू सलेम अनीस इब्राहिम का ख़ास था। अनीस इब्राहिम के ज़रिए जो है उसकी डी कंपनी में एंट्री हुई थी। वो कुछ वक़्त तक दुबई में अनीस इब्राहिम के लिए ड्राइवर का भी काम करता था। तो ये भी एक बड़ा नाम था। और फिर आफ़ताब बट्टी नाम का एक शख़्स जो है वो दाऊद के लिए काम किया करता था। और फिर अगर यहाँ की बात करें मुंबई की तो टाइगर मेमन का जो नेटवर्क था, वो दाऊद के लिए काम करता था। मुंबई के पास वसई विरार में के दबंग लोग वो दाऊद के लिए काम करते थे। उल्लासनगर का एक दबंग राजनेता वो दाऊद के लिए काम करता था। तो इस तरह से दाऊद का नेटवर्क था। इसके अलावा दाऊद के लोग कस्टम विभाग में और मुंबई पुलिस में भी होते थे जो दाऊद के पेरोल पर थे। दाऊद भ्रष्टाचार के ज़रिए उनको खरीद कर रखता था और उनके ज़रिए जो है बचते रहता था या अपना काम चलाते रहता था, अपना कारोबार चलाता था। सर आई थिंक अब्बू सलीम को बॉलीवुड का डिपार्टमेंट दिया गया था दाऊद की तरफ से? हाँ, ये हुआ था कि दाऊद गिरोह ने अपने अलग-अलग लोगों को काम बाँट रखे थे। जैसा मैंने बताया कि शरत शेट्टी को काम दिया गया था बैटिंग करने का, सट्टे बाज़ार में पैसा लगाने का क्रिकेट पर। दूसरी तरफ छोटा शकील की ज़िम्मेदारी थी शूटरों को रिक्रूट करने का। कि किसी को अगर ख़त्म करना है, मरवाना है तो उसके लिए शूटर्स का इंतज़ाम करने का, साथ में कारोबारियों को धमकाने का या जिससे वसूली करनी है पैसे वाले लोगों से, वो काम था। अबू सलेम को फ़िल्म बीट दी गई थी। अबू सलेम की ज़िम्मेदारी थी कि फ़िल्म वर्ल्ड से जो है वसूली करने की। हफ्ता तो वसूली जैसे बोलते हैं। हाँ, हफ़्ता वसूली करने की। तो ये काम जो है वो दिया गया था अबू सलेम को। गुलशन कुमार जो है उनकी हत्या करवाई थी अबू सलेम ने। इस केस के बारे में बताइए, क्यों करवाई थी?
अबू सलेम डी कंपनी के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो डी कंपनी के लिए फ़िल्म बीट उसको दी गई थी कि फ़िल्मी दुनिया से उसको एक्शन करना है। तो इसी दौरान उसको गुलशन कुमार के बारे में भी पता चला। अब मुंबई पुलिस का केस ये है कि गुलशन कुमार की हत्या पैसों के लेन-देन की वजह से ही करवाई गई थी और साथ में गुलशन कुमार की हत्या को लेकर आरोप लगाया गया नदीम श्रवण की जोड़ी के जो नदीम हैं, जो फिलहाल भारत से बाहर हैं, ये कहा गया कि नदीम के कहने पर अबू सलेम ने इनकी हत्या करवाई थी, गुलशन कुमार की। क्योंकि एक म्यूज़िक एल्बम आया था, हे अजनबी नाम से, जो नदीम ने गाया था। ये लोग बताते हैं कि गुलशन कुमार उस म्यूज़िक एल्बम को निकालने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि ये एल्बम ज़्यादा चल नहीं पाएगा। लेकिन उनके ऊपर दबाव डलवाया गया और फिर गुलशन कुमार ने उस एल्बम को निकाल दिया। लेकिन वो एल्बम फ्लॉप गया। तो नदीम को ऐसा लग रहा था, ऐसा आरोप है पुलिस का कि नदीम को ऐसा लग रहा था कि गुलशन कुमार ने ठीक से उसकी मार्केटिंग नहीं की, उसका प्रमोशन नहीं किया और जिसकी वजह से उनका ये एल्बम फ्लॉप हो गया। और इस बात से गुस्साए नदीम ने अबू सलेम को बताया और फिर अबू सलेम के अपने भी कारण थे गुलशन कुमार का हिसाब करने के लिए। तो उसके बाद में गुलशन कुमार की अबू सलेम ने हत्या करवा दी और ये हत्या दाऊद की मर्जी के बिना करवाई गई। दाऊद की सहमति नहीं थी इस हत्या को करवाने की, ना तो दाऊद को जानकारी थी और यहीं से अबू सलेम दाऊद से अलग हो गया। दाऊद बहुत भड़क गया था, यहाँ तक कि इस हत्या के बाद में अनीस इब्राहिम दुबई में जो अबू सलेम का घर था, उसके घर में भी गया था और अबू सलेम की बीवी से बदसलूकी भी की थी और इस बात की शिकायत अबू सलेम की बीवी ने दाऊद से की थी कि देखो तुम्हारे भाई ने आके किस तरह से बदतमीजी यहाँ पर की है। तो तब से अबू सलेम अलग हो गया, वो दुनिया के अलग-अलग देशों में जाकर अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा। सर आपने डी कंपनी को अभी जो ब्रेकडाउन करा है, उसमें से 2 नाम आपने बोले छोटा राजन और छोटा शकील और इन दोनों का आपने आई थिंक इंटरव्यू ले रखा है। तो सर मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूँ छोटा राजन से जब आपने इंटरव्यू लिया, सर उनका क्या नेचर था? और उनका जब उन आपने उनसे बात करी तो आपको क्या वाइब्स आई उसमें से? उसके पूरे इंटरव्यू के बारे में बताइए। देखिए, छोटा राजन से मेरी बातचीत जो है 2010 के आसपास जो शुरू हुई। जो व्यक्ति भारत के बाहर था और खुद को छोटा राजन बताता था, उस शख्स के साथ में मेरी बातचीत हुई और उस बातचीत में वो अपने आप को एक देशभक्त के तौर पर पेश करने की कोशिश करता था कि मैं दाऊद एक देशद्रोही है और मैं एक देशभक्त हूँ। मैं देश के लिए काम करता हूँ और एक तरह से ये बात सही इसलिए भी थी क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो अगर दाऊद हमारे देश का दुश्मन है, तो दाऊद का दुश्मन कौन? छोटा राजन। तो ये चर्चा होती थी कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो दाऊद के दुश्मन यानी कि छोटा राजन की मदद से दाऊद को खत्म करने का प्लान बनाती थी। तो उसमें छोटा राजन की इस तरह से मदद होती थी। तो छोटा राजन यही सारी बातें बताता था। तो बातचीत तो होती थी लेकिन बातचीत करते वक़्त आपकी जो इमेज है एक डॉन की, कि डॉन कैसा होना चाहिए, खूंखार होना चाहिए काफ़ी रूड अ, होना चाहिए। रूड, आक्रामक, जी, अग्रेसिव। गाली-गलौज वाले शब्द जो है उनका इस्तेमाल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। छोटा राजन बातचीत करते वक़्त बहुत ही शालीन था, एक जेंटलमैन की तरह बात करता था, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता था, ये बहुत काफ़ी ही शॉकिंग पोलाइट है। तरीके से और डॉन की आम लोगों में जो इमेज है, छोटा राजन बिल्कुल उसके विपरीत था। और फिर कुछ एक शूट आउट्स हुए, कुछ एक मर्डर, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी जो है छोटा राजन ने इस कन्वर्सेशन में ली, इस बातचीत में ली। और जब जेडे जो कि बहुत ही मशहूर पत्रकार थे, मेरे दोस्त थे, मिड डे नाम के अखबार के क्राइम एडिटर थे। उनकी भी जब हत्या हुई तो उसके बाद में भी छोटा राजन का फ़ोन आया था। उस दौरान भी उन्होंने ज़िम्मेदारी ली कि मेरे किसी ने कान भरे थे और जिसकी वज़ह से इस तरह से मैंने ये करवाया जो है। सर इस केस के बारे में बताइए। जेडे देखिए जेडे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, मिड डे अखबार के क्राइम एडिटर थे और उनके छोटा राजन के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो छोटा राजन के बारे में अच्छा ही बोलते थे कि वो वाक़ई में देशभक्त डॉन है। देश के लिए कर रहा है, देश के दुश्मनों को खत्म कर रहा है। लेकिन मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था कि जब छोटा राजन का नाम आया कि जेडी की हत्या छोटा राजन ने करवाई है।
और फिर एक दिन मुझे छोटा राजन का फ़ोन भी आया और जिसमें छोटा राजन इस बात को कबूल कर रहे थे और कह रहे थे मेरे किसी ने कान भरे और उसके बाद में उन्होंने उनकी हत्या करवाई। लेकिन जो सीबीआई ने इस मामले की जाँच की, जब ये उनकी हत्या हो गई जून 2011 में, तो उसके बाद पहले मुंबई पुलिस ने जाँच की और उसके बाद मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ। तो सीबीआई का आरोप ये है कि छोटा राजन ने जेडे की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि छोटा राजन के ऊपर जेडे एक किताब लिख रहे थे और उस किताब में उसका जो शीर्षक था, वो था चिंदी। चिंदी। चिंदी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस ऐसा किताब का नाम था। और अंडरवर्ल्ड में होता ये है कि हर गैंगस्टर जो है, उसको अपने नाम की बड़ी परवाह होती है। अब चिंदी जो है ना बड़ा निकृष्ट नाम था, मतलब चिंदी किसी को बोला जाए तो मुंबई में चिंदी शब्द जो है ना मतलब बहुत ही अ, ऑफेंस लिया जाता है। अगर किसी को कोई चिंदी बोल दे, तो वो बहुत बुरा मानता है। चिंदी मतलब कि कोई व्यक्ति नगण्य है एक तरह से। तब इन सारे डॉन के लिए उनकी इमेज बड़े मायने रखती है क्योंकि डॉन की इमेज से ही उनका कारोबार चलता है। जब तक कि कोई डॉन से डरेगा नहीं, तब तक कोई उनको पैसा देगा नहीं। डॉन के लिए डर एक करेंसी है, जो डरेगा वो पैसा देगा। और अगर एक किताब के ज़रिए डॉन को कोई चिंदी बोल रहा है, इस तरह से पेश कर रहा है, तो ज़ाहिर है वो ऑफेंड होगा। और ऐसे में सीबीआई का ये कहना है कि इस वजह से छोटा राजन ऑफेंड हो गया था और फिर छोटा राजन ने जेडे को मरवाया। ये सीबीआई की थियरी है। सर छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था एंड देन सर बाद में वो एनिमी भी बन गया था। सर ये कैसे हुआ? दाऊद पूरे मुंबई में अपना पैर पसारना चाहता था और जिस इलाके में जो भी डोमिनेट करता था उसको साथ में लेने की कोशिश की थी और इसी के तहत छोटा राजन भी दाऊद के साथ में आ गया और बहुत ही खास बन गया दाऊद का। लेकिन आगे चलकर इनके बीच में दुश्मनी हुई। दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह जो है, बाहरी तौर पे बताया जाता है कि मुंबई बम कांड था। छोटा राजन ने दावा करता है कि मुंबई बम कांड हुआ इसकी वजह से वो दाऊद से अलग हुआ क्योंकि उसने देशद्रोह का काम किया, उसने कई हिंदुओं की हत्या करवाई और इसकी कानो-कान उसको खबर भी नहीं होने दी। इसकी वजह से छोटा राजन अलग हुआ। लेकिन अंडरवर्ल्ड के ही कुछ लोग दूसरी कहानी भी बताते हैं और उनका कहना है कि बेसिकली ये बिज़नेस को लेकर इनके बीच में मनमुटाव चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। ये पैसों की वजह से भी हुआ। होता ये था कि कई बार अगर छोटा राजन किसी को एक्सटॉर्शन के लिए फ़ोन करता था, पैसे उगाही के लिए और वो शख्स अगर कोई कनेक्शन निकाल ले दाऊद के पास या अनीस इब्राहिम के पास, तो ये लोग छोटा राजन को बोलते थे, "जाने दे वो अपना आदमी है या अपने पास आया है, छोड़ दे इससे मत वसूल।" तो छोटा राजन को अब दाऊद ने बोल दिया है तो फिर छोड़ना पड़ता था उस व्यक्ति को। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि अनीस किसी को धमका रहा है या फिर दाऊद किसी को धमका रहा है और वो आदमी छोटा राजन का परिचित निकलता था, छोटा राजन की जान-पहचान वाला निकलता था और छोटा राजन अगर दाऊद के पास जाके बोले कि अरे वो मेरे पहचान वाला है और मेरे पास आया है, उसको छोड़ दीजिए। तो दाऊद और अनीस ऐसा नहीं करते थे। ओके। तो ये बात छोटा राजन को खटक रही थी। और भी कई छोटी-छोटी बातें हुई जैसे कि छोटा शकील और अनीस ये सब दाऊद के कान भी भरने लग गए छोटा राजन के खिलाफ कि ये आपसे बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, या आपको ही खा जाएगा। इस तरह की भी बातें अंडरवर्ल्ड के लोग सुनाते हैं। फिर छोटा शकील ने एक बताते हैं कि जे शूटआउट जो है पहले छोटा राजन को कराने के लिए कहा गया, कि छोटा राजन जो है वो जे शूटआउट कराए क्योंकि अ, जे शूटआउट जिन व्यक्तियों को मारने के लिए कराया गया था, वो गवली गिरोह के सदस्य थे और उन्होंने दाऊद के बहनोई की हत्या की थी, तो उसका बदला लेना था। तो ये बात पहले छोटा राजन के सामने रखी गई कि बदला लेना है, लेकिन छोटा राजन ने बताते हैं कि तब मना कर दिया। ऐसा छोटा शकील के हवाले से बताया जाता है कि छोटा राजन ने मना कर दिया कि वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी और ये ठीक नहीं होगा। उसके बाद छोटा शकील ने एग्ज़ीक्यूट करवाया उस शूटआउट को यूपी से शूटर्स बुलवाकर, जिसमें जैसे कि सुभाष सिंह ठाकुर, बच्ची पांडे, ब्रजेश सिंह इस जैसे तमाम नाम थे। इनके ऊपर आरोप लगे शूटआउट के, इनको बुलाया गया और इनके ज़रिए शूटआउट करवाया गया। तो इस बात को लेकर भी एक इश्यू बना लिया गया कि देखो छोटा राजन ने जो है
दाऊद के बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए अपने हाथ खड़े किए और इस टाइप से। तो ये सारी बातें भी बैकग्राउंड में रहीं जिसकी वजह से छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया। और एनिमी की तरफ बढ़ गए दोनों। हाँ। सर, दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटोज़ देखी जाती है। सर, दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड के साथ क्या कनेक्शन रहा है? पहले तो इसके बारे में बताइए। देखिए, उन दिनों में होता ये था कि दाऊद इब्राहिम के साथ कई बॉलीवुड के लोगों के रिश्ते थे और कई बार तो रिश्ते खुलेआम भी होते थे। उस वक़्त तो लोगों को दाऊद के साथ अपना नाम जोड़ने में गर्व महसूस होता था। ये वो दौर था। डी कंपनी और बॉलीवुड के बीच में कई तरह के रिश्ते थे। एक रिश्ता था प्रे एंड प्रेडेटर का, शिकार और शिकारी का, जहाँ पर दाऊद गिरोह के लोग एक तरह से शिकार करते थे, यानी कि एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करते थे। पैसा नहीं देने पर फ़िल्मकारों को मार डाला जाता था, उनसे पैसे वसूली की जाती थी। ये एक प्रकार का रिश्ता था। दूसरे प्रकार का रिश्ता था पार्टनरशिप का, हुँ। जहाँ पर डी कंपनी अपनी काली कमाई को बॉलीवुड में लगाता था फ़िल्मों में और फिर उससे जो इनकम होती थी, वो हासिल करता था। बेसिकली बॉलीवुड को फंडिंग मिला करती थी। फंडिंग, क्योंकि उस वक़्त में बॉलीवुड के पास फंडिंग के कोई बड़े सोर्सेज़ नहीं होते थे। तो अगर फ़िल्में बनानी है तो कोई इस तरह के डॉन लोग या फिर कोई उद्योगपति वो लोग ही पैसा लगाते थे कि फॉर्मल चैनल जो कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं होती थी, ना तो कोई बैंक फंड करते थे फ़िल्म बनाने के लिए। तो इस स्थिति का फ़ायदा डी कंपनी ने उठाया और डी कंपनी ने पार्टनरशिप करनी एक तरह से शुरू कर दी। ये दूसरे प्रकार का रिश्ता था। तीसरे प्रकार का रिश्ता बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच में था पैट्रन एंड परफॉर्मर का। बॉलीवुड के जो ये तमाम अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, इनको दाऊद अक्सर दुबई में अपनी पार्टीज़ में बुलाता था, शोज़ में बुलाता था और इनको अच्छी खासी रकम दी जाती थी, लौटते वक़्त इनको गिफ्ट भी दिए जाते थे। ऐसा है कि लेकिन दाऊद की ओर से अगर किसी को बुला लिया गया तो वो कोई ना नहीं बोल सकता था। आई थिंक इनकी पिक्चर्स भी ऑनलाइन पब्लिक में पब्लिश हो रखी हैं, इसमें कोई वो नहीं था। हाँ, वो हम लोगों ने ही 90 के दशक में जब हम रिपोर्टिंग करते थे, तो मैं और मेरे कलीग्स ने ही हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ जो है निकाले थे और टीवी पर दिखाए थे, जो आज हर जगह इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। ये सब मेरे और हमारे उस वक़्त के साथियों की ओर से निकाले गए वीडियो थे, जो अलग-अलग चैनलों में थे। तो आज वही सारी चीज़ें आप इंटरनेट पर देखेंगे कि फ़िल्म स्टार उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा कुछ था, ये एक पैट्रन और परफ़ॉर्मर का रिश्ता था। जहाँ पर दाऊद की ओर से बुलाया जाता था इन लोगों को कि आप आइए यहाँ पर शो में नाचिए, गाइए और बदले में पैसा दीजिए और ऐसे शोज़ में जो है बड़ा गुणगान किया जाता था दाऊद का। जैसे कि किसी ने गाना गाया दाऊद के सामने कि अमीरों को जिसने अमीरी दिखाई, गरीबों की जिसने कुटिया सजाई, वही है सबका भाई, दाऊद भाई, दाऊद भाई। तो इस जैसे गाने जो है दाऊद की तारीफ़ में गाए जाते थे। ये एक रिश्ता था और एक रिश्ता था जहाँ पर कि दाऊद के लोग, खास करके छोटा शकील जैसे लोग, वो फ़िल्मों में बड़ा इंटरफेरेंस भी करते थे या कई बार कास्टिंग में कौन होगा, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, कौन-सा सीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्क्रिप्ट क्या होने चाहिए, गाने कैसे लिखे जाने चाहिए। दाऊद का एक भाई फ़िल्मों के गाने भी लिखता था, ओके। नूर हुँ। इब्राहिम कास्कर। दाऊद के जो 6 भाई थे, उनमें से एक भाई ये भी था, उसकी मृत्यु हो गई। नूर गाने भी लिखता था। अब उस फ़िल्म का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन उसमें उसने मुंबई की तमाम सड़कों के नाम लेते हुए गाना लिखा था। कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, जी, जी, जी। लेमिंगटन रोड, इस तरह जी, के गाने। गाने, इस तरह के सड़कों के नाम लेते हुए जो है उसने गाना लिखा था। सर, एक और बड़ा प्रोफ़ेशन है क्रिकेट। सर, दाऊद का क्रिकेट के साथ क्या कनेक्शन रहा है? दाऊद का क्रिकेट के साथ में कनेक्शन 2 तरह का रहा है कि एक तो दाऊद बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी था, नंबर 1। क्रिकेट खेलना उसका शौक था, क्रिकेट खेलना और देखना। दाऊद गुनाह की दुनिया में नया-नया आ रहा था, उसके पहले उसने अपने इलाके में साउथ मुंबई की पाकमोडिया स्ट्रीट में जहाँ पर वो रहता था, उसने अपने उम्र के बच्चों को लेकर एक क्रिकेट का ग्रुप बनाया था, एक छोटी-सी क्रिकेट टीम बनाई थी। उसका नाम दिया था उसने आज़ाद ग्रुप। और उन दिनों में क्या होता था, मुंबई में गली मोहल्लों में ना लड़कों के ऐसे क्रिकेट के ग्रुप्स बनते थे और फिर कहीं पे किसी मैदान में संडे के दिन टूर्नामेंट रखा जाता था और उनके बीच में मैचेस वगैरह होते थे। तो दाऊद क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन था। तो उसने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर आज़ाद ग्रुप नाम का एक ये क्रिकेट का ग्रुप बनाया था। अच्छा, इसमें लोग किस्सा सुनाते हैं कि
छोटा शकील और अनीस इब्राहिम जो दाऊद का भाई है, उनके बीच में बड़ी अनबन थी तब से और अभी भी है। और छोटा शकील सिर्फ़ दाऊद इब्राहिम को और दाऊद का एक भाई है इकबाल कासकर, इन दोनों को ही भाई करके संबोधित करता था और किसी भी दाऊद के भाई को भाई नहीं बोलता था। अब दाऊद के बाद अंडरवर्ल्ड में उसका जो सबसे सक्रिय भाई था, वो था अनीस इब्राहिम। तो छोटा शकील दाऊद जैसी इज़्ज़त अनीस को कभी नहीं देता था। तो लोग बताते हैं कि जब ये लोग आपस में क्रिकेट खेलते थे, तो छोटा शकील अनीस को अनीस भाई नहीं बोलता था। "ए अनीस ज़रा बॉल लेके आ। ए अनीस तू इधर फील्डिंग कर।" इस टाइप का। तो अनीस को ये बात बड़ी खराब लगती थी कि सब लोग मुझे भाई बोलते हैं और ये जो है मुझे भाई नहीं बोलता, मेरा नाम लेके बुला रहा है अनीस। तो ये तभी का किस्सा है। अच्छा, ये तो एक प्रकार का रिश्ता था कि दाऊद क्रिकेट प्रेमी था। जब भी दुबई में, शारजाह में मैच होते थे, आप आज भी वो टीवी पर वो फुटेज देखती होंगी जिसमें दाऊद, छोटा शकील और बाकी के उसके साथी बैठकर स्टेडियम में जी, क्रिकेट मैच बिल्कुल। देख रहे हैं। जी। तो एक तो दाऊद खुद शौकीन था क्रिकेट का और दिलचस्प बात ये है कि दाऊद को आज देशद्रोही माना जाता है, मुंबई बम कांड के बाद। लेकिन दाऊद उन दिनों में इंडिया के झंडे लेकर बैठता था। इंडिया की जीत की कामना करता था। इंडियन क्रिकेट टीम को चीयर अप करता था। और दूसरा रिश्ता ये था दाऊद का क्रिकेट के साथ, वो था पैसे का। दाऊद बैटिंग करता था। दाऊद सट्टेबाजी करता था। ये एक अलग प्रकार का रिश्ता था। आगे चलकर दाऊद गिरोह पर जो है मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगे। तो दाऊद क्रिकेट से पैसे भी कमाता था और दाऊद के कई क्रिकेट के स्टार्स के साथ में जो है अच्छे रिश्ते थे। ये बताते हैं कुछ क्रिकेटर्स उस वक़्त के कि उस वक़्त जब इंडिया की टीम जो है दुबई या शारजाह जाती थी मैच के लिए, तो जो ड्रेसिंग रूम होता था वहाँ पर अक्सर दाऊद आता था और क्रिकेटरों के साथ में घुलता-मिलता था, गपशप करता था, उनसे बातचीत करता था, वहाँ पे टाइम स्पेंड करता था, अच्छे रिश्ते थे। और वो कई बार वहाँ पर क्रिकेटर्स के लिए अपने घर पर या किसी होटल में पार्टी भी रखता था और जब पार्टी खत्म होती थी, तो जो भी लोग उसकी पार्टी में शामिल होते थे, उनको वो सोने के बिस्किट्स जाते वक़्त गिफ्ट करता था। पार्टी से निकलते वक़्त हर एक को एक-एक सोने के बिस्किट देता था। अब ऐसे में किस्सा है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, एक क्रिकेटर थे बड़े जाने-माने, उनको भी इन्विटेशन गया कि दाऊद भाई ने पार्टी रखी है, आप आइए। लेकिन वो बड़े असमंजस में थे कि दाऊद की पार्टी में जाएँ कि नहीं जाएँ? मेरा इतना रिस्पेक्टेड नाम है, नाम मेरा खराब हो जाएगा। तो वो नहीं गए। अब अगले दिन जो है उनको पता चला कि अरे जो लोग दाऊद की पार्टी में गए थे सबको एक-एक सोने का सोने का बिस्किट सिक्का। मिला है। तो उनको बड़ा दुःख हुआ कि अरे मुझे नहीं मिल पाया, मेरा नुकसान हो गया। तो उन्होंने ये बात दाऊद के किसी गुर्गे को ऐसे बातचीत में बोली, "अरे मैं जा नहीं पाया, देखो दाऊद भाई ने तो सबको सोने का बिस्किट दिया, मुझे दिया ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं।" तो उसने ये बात दाऊद को बता दी। तो जब ये शख्स वापस इंडिया आने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचा, तो दाऊद का एक आदमी एक बॉक्स लेकर उसके हाथ में आया और उसको उस हुँ। क्रिकेटर को दिया और बोला, "ये दाऊद भाई ने भिजवाया है।" हुँ। जब उसने खोल के देखा तो उसमें सोने का बिस्किट था। बिस्किट मिला उसे। ओके। तो ऐसी एक कहानी भी है। तो दाऊद का क्रिकेट के साथ नो डाउट कनेक्शन रहा है। बिल्कुल रहा है। जी। सर दाऊद जब किसी इंसान को मरवाने के लिए अ, जैसे बोलते हैं सुपारी दिया करता था। तो सर आप बता सकते हैं कि क्या अमाउंट पे किया जाता है उस इंसान को कि तुम्हें इस इंसान को मरवाना है तो इतना अमाउंट यू विल गेट? देखिए, दाऊद किसी को सुपारी नहीं देता था सच। दाऊद तो खुद अपने आप में उसका एक गैंग था। लेकिन जो शूटर्स रिक्रूट किए जाते थे उनको हर काम के पैसे मिलते थे। और उन दिनों में तो क्या होता था कि 5,000 के लिए भी लोग जो है यूपी बिहार से खास करके उत्तर प्रदेश से शूटर्स को बुलाया जाता था। उनको ₹5,000 फ्लाइट की आने-जाने की टिकट दी जाती थी। यहाँ पर काम को अंजाम देने से पहले उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी जाती थी और जैसे ही काम हुआ, इमीडिएटली फ्लाइट पकड़ के वापस। प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता था उन्हें। हाँ। तो इस तरह की रकम जो है दी जाती थी उनको। यहाँ पर उनको शूट आउट को अंजाम देने के लिए व्हीकल्स उपलब्ध करा दिए जाते थे। हर गिरोह में एक वाहन चोरों का भी एक मॉड्यूल होता था, जो कि चोरी के मोटरसाइकिल्स वगैरह लाकर उपलब्ध कर देता था। उस पे बैठकर ही शूट आउट को अंजाम देना होता था। हथियार उपलब्ध करा देता था, पिस्टल वगैरह उपलब्ध करा देता था। काम को अंजाम देने के बाद इनको पैसा मिलता था, ये लोग वापस निकल जाते थे। सर, जैसे हफ्ता वसूली काफ़ी कॉमन था उस टाइम पर और हम टीवीज़ में, मूवीज़ में हमने काफ़ी ये देखा है। तो सर, जो दाऊद इब्राहिम की गैंग है, वो भी हफ्ता वसूली करने के लिए ज़रूर जाया करती होगी। जो बिज़नेसमैन्स होते हैं या फिर जो स्टॉल्स लगाते हैं। सर, उस टाइम के बारे में बताइए एंड इफ किसी ने मना कर दिया कि मैं हफ्ता नहीं दूँगा, तो क्या उसके साथ अंजाम हुआ करता था? देखिए, जैसा मैंने बताया कि
डर जो है ना वो इन गैंगस्टर्स के लिए करेंसी का काम करती थी। यानी कि एक को मारो और 10 को डराओ। तो इनके टारगेट पर होते थे बड़े कारोबारी, बिल्डर्स, फ़िल्मकार, रेस्टोरेंट मालिक, बार मालिक और इनसे वसूली करते थे ये तमाम लोग। अब ज़्यादातर लोग जो है डर के मारे इनको पैसा दे देते थे। लेकिन अगर कोई नहीं देता था, तो फिर गिरोह के लोग उस पर वॉच रखते थे और एक दिन अचानक उसको गोलियाँ मारकर उसको खत्म कर दिया जाता था। तो फिर इस तरह से उनकी ओर से खौफ का वातावरण निर्मित होता था। सर यहाँ पर पुलिस क्या रोल निभाती है? क्योंकि अगर खुलेआम कोई हफ्ता वसूली के लिए आ रहा है एंड उसको मार दिया जा रहा है अगर वो मना कर रहा है, तो पुलिस क्या रोल निभा रही है यहाँ? देखिए 90 के दशक में ये बहुत हो गया था। मतलब कि हर दिन मुंबई में गोलियाँ चलती थी, हर दिन कोई ना कोई मारा जाता था। बहुत सारे गैंग्स हो गए थे और हर गैंग एक्टिव था, इस तरह से एक्सटॉर्शन में। तब मुंबई पुलिस ने जगह-जगह पर एंटी एक्सटॉर्शन सेल्स बनाए थे। जबरन उगाही विरोधी प्रकोष्ठ और यहाँ पर जाके लोग शिकायत करवा सकते थे। लेकिन ये तो एक छोटा-सा कदम था। मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू की, एक मुहिम शुरू की, गैंगस्टर्स को पकड़-पकड़ कर मारने की। आपने सत्या फ़िल्म देखी है? नहीं सर। सत्या फ़िल्म में एक सीन है, जहाँ पर कि मुख्यमंत्री के सामने मुंबई के पुलिस कमिश्नर जो परेश रावल जिनका रोल निभाते हैं, अमोद शुक्ला, वो बैठे होते हैं और एक होम सेक्रेटरी बैठा होता है और वैसा ही माहौल क्रिएट। चर्चा में होता हुँ, है कि मुंबई में 90 के दशक में जो शूट आउट होते हैं, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये बहुत ही खराब हालत है और वी हैव टू डू समथिंग। जो होम सेक्रेटरी होते हैं, वो लताड़ लगाते हैं पुलिस कमिश्नर को कि ये सब क्या हो रहा है, मुंबई में आए दिन गोलियाँ चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। तो अमोद शुक्ला कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? अगर पकड़े गए तो जेल के अंदर से गैंग चलाते हैं और छूट गए तो बाहर बैठ के गैंग चलाते हैं। तो चीफ होम सेक्रेटरी कहते हैं देन टेक सम एक्शन। तो बोले व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मैं आपको अपनी ओर से पूरी छूट दे रहा हूं, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, बट प्लीज क्लीन द सिटी। ओके। इस शहर को साफ करो। ये सीन एक रियल लाइफ सीन से इंस्पायर्ड है। मुंबई में जब हकीकत में ऐसा दौर था जब रोजाना गोलियां चलती थी और मुंबई शहर की हालत बहुत खराब थी, तब गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे और उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बुलाकर ऐसे ही शब्दों में कहा था। रॉनी मेंडोसा मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे कि जो ठीक लगे करो लेकिन मुंबई को साफ करो। ये एक तरह से अघोषित छूट थी पुलिस को कि गैंगस्टर्स को पकड़-पकड़ कर मारो, उनका एनकाउंटर करो। क्योंकि क्राइम चरम सीमा पर आ चुका था। चरम सीमा पर था। तो उसके बाद में मुंबई पुलिस में ही अलग-अलग जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी पैदा हुए, जिनके ऊपर आरोप लगा कि ये गैंगस्टर्स को पकड़ लेते थे, फिर किसी सुनसान जगह पे ले जाके उनको गोली मार देते थे। हुँ। तो एनकाउंटर्स का दौर शुरू हो गया और फिर एक दौर तो ऐसा आया कि 1999-2000 तक तो साल में 100-100 के करीब एनकाउंटर्स होने लगे। हुँ। हालाँकि इसका बड़ा विरोध भी हुआ। ये इस तरह से लगने लग गया कि पुलिस ही सब कुछ है। पुलिस ही अदालत है, पुलिस ही जो है फैसला सुना रही है और सीधे मृत्युदंड दे मृत्यु। रही है। फिर अदालतें किस लिए हैं? तो पुलिस के ऊपर आरोप लगा कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रही है। अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बीच में कुछ एडवर्स ऑर्डर्स भी पुलिस के खिलाफ पास किए गए तो एनकाउंटर बीच में स्लो डाउन भी हो गए। लेकिन इस पॉलिसी का एक असर ये हुआ कि जितनी भी बड़ी गैंग्स थी मुंबई की, सबकी कमर टूट गई। सबके ज्यादातर शूटर मार दिए मार दिए गए गए। या फिर एमसीओसीए मकोका जैसे सख्त कानून, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जैसे कानून के तहत जेल भेज दिए गए और इस सदी की शुरुआत होते होते मुंबई के लगभग सभी बड़े गिरोह खत्म हो गए। Sir, now I want to take the conversation to अरुण गवली गैंग वर्सेस दाऊद इब्राहिम गैंग। सर, सबसे पहले इसके बारे में बताइए। देखिए अरुण गवली गैंग और दाऊद इब्राहिम गैंग में दुश्मनी थी। जो दाऊद के दुश्मन थे पठान गैंग के बाद, जब पठान गैंग से दुश्मनी खत्म हुई दाऊद की, तो उसके बाद अरुण गवली गैंग से शुरू हो गई। अरुण गवली एक नया दुश्मन बनकर उभरा दाऊद गैंग का। और हुआ ये कि इनके बीच में जो राइवलरी चल रही थी उसमें अरुण गवली का भाई था पापा गवली। अरुण गवली के भाई की हत्या करवा दी डी कंपनी ने। किशोर गवली उसका नाम था, लेकिन
उसको वहाँ के लोग दगड़ी चाल बाइकला में जहाँ पे वो रहता था, वहाँ के लोग पापा गौली कहते थे। तो इससे इन दोनों के बीच में गैंग वॉर भड़क उठा और फिर अरुण गौली ने इसके बाद दाऊद की बहन थी हसीना पारकर, उसके पति इब्राहिम पारकर जो कि एक होटल व्यवसायी थे, उनकी हत्या करवा दी, नागपाड़ा इलाके में। अब 2 शूटर जिन्होंने की हत्या की थी, एक का नाम था बिपिन शेरे और दूसरे का नाम था शैलेश हल्दणकर। इन दोनों लोगों को बाद में एक दूसरे शूटआउट को अंजाम देते वक़्त पब्लिक ने पकड़ लिया भीड़ ने और इनको बहुत मारा। घायल हालत में इनको जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब दाऊद को ये पता चला, तो दाऊद ने बदला लेने की सोची और उन दोनों शूटरों को खत्म करने की सोची। तो इसके लिए एक साजिश तैयार की गई। इस साजिश को अंजाम देने के लिए यूपी से शूटर बुलाए गए। कई नाम उस वक़्त में सामने आए, सुभाष सिंह ठाकुर, ब्रजेश सिंह, बच्ची पांडे, इन तमाम लोगों को बुलाया गया। इस शूटआउट को अंजाम देने के लिए पूरे अस्पताल की रेकी की गई। मुंबई का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल ये माना जाता है। वहाँ पर चूँकि और भी अक्सर कैदियों को लाया जाता था, तो ये एक हेवीली गार्डेड अस्पताल भी था। यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतज़ाम थे और चूँकि इन दोनों शूटरों को वहाँ भर्ती कराया गया था और पुलिस को ये जानकारी थी कि इनकी जान को डी कंपनी से खतरा हो सकता है, तो इसलिए उनके वार्ड के बाहर पुलिस की भी तैनाती की गई थी, पुलिस को भी वहाँ पर रखा गया था। अब कुल 9 शूटर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 9 ऐसे शूटर थे जिन्होंने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया था और इसके लिए AK-47 जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। बताते हैं कि पहली बार इतने बड़े शूटआउट में AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। नहीं तो आम तौर पर जो पिस्टल या रिवॉल्वर का इस्तेमाल अंडरवर्ल्ड करता है अपने विक्टिम को खत्म करने के लिए। लेकिन इससे पता चलता है कि क्या इंटेंसिटी थी, बदला लेने की जो चाहत थी, इसके लिए दाऊद कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपने पूरे रिसोर्सेज़ लगा दिए थे, क्योंकि मामला उसके परिवार के एक सदस्य से जुड़ा हुआ था, उसके एक रिश्तेदार से जुड़ा हुआ था। उसकी बहन को बेवा किया था इन दोनों शूटरों ने। तो ऐसे में कुछ शूटरों ने जो है वहाँ पर अस्पताल के स्टाफ के कपड़े पहने, डॉक्टर के कपड़े पहने और उस वार्ड तक पहुँच गए जहाँ पर इन दोनों को रखा गया था, जहाँ पर ये दोनों एडमिट थे और बाहर पुलिस थी। सीधे इन्होंने गोलियाँ बरसानी शुरू की, पुलिसकर्मियों को गोली लगी, पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई वहाँ पर, उसमें एक शूटर की भी मौत हो गई और 500 राउंड गोलियाँ चलाई गई। मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में इतना बड़ा शूटआउट पहले कभी नहीं हुआ था जहाँ पर 500 राउंड गोलियाँ चलाई गई हों। और उसके बाद ये पता चलता है कि ये जो शूटआउट हुआ, वो एक पॉलिटिशियन थे भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के, उन पॉलिटिशियन की कार में बैठकर शूटर वहाँ से भागे। इसमें एक तरह से पॉलिटिकल एंगल भी निकल कर सामने आया था और तब ये बात चली थी कि किस तरह से अपराधियों के राजनेताओं के साथ में रिश्ते हैं। इतना बड़ा शूटआउट को अंजाम दिया गया जिसमें कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला था। तो ये बात भी सामने आई। कि सर इतने बड़े अंजाम को करने के लिए मतलब प्लानिंग पूरी लगी होगी। उसको एग्ज़ीक्यूट अच्छे से करना एंड आई थिंक वो एग्ज़ीक्यूट हो पाया। जो जो चाहता था दाऊद वो हो पाया। सर अरुण गवली का दाऊद इब्राहिम के अलावा और कौन दुश्मन था? दाऊद इब्राहिम के अलावा अरुण गवली का एक बड़ा दुश्मन था अश्विन नायक। मुंबई में 90 के दशक में जो 3-4 बड़े गैंग्स एक्टिव थे, उनमें से एक गिरोह था अश्विन नायक का। अश्विन नायक भी जिस इलाके में गवली ऑपरेट करता था, उसी के पास वाले इलाके से ऑपरेट करता था। जो है वो इलाका था करी रोड का। गवली जहाँ रहता है, वहाँ से 2 ढाई किलोमीटर के फासले पर ही इसका भी अड्डा था और इलाके में वर्चस्व को लेकर इनके बीच में लड़ाई थी। अश्विन नायक की कहानी ये है कि अश्विन नायक को एक बार किसी आपराधिक मामले में मुंबई के सेशन कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा था, तो वहाँ पर गवली के शूटर गए और इसके ऊपर फायरिंग कर दी। वो गवली के शूटर वकील की ड्रेस पहनकर गए, ओह! ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके और वहाँ पर जाके इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें कि इसके सिर में गोली लगी और सिर के ऐसे हिस्से में गोली लगी, जो कि कमर के नीचे के हिस्से को कंट्रोल करता था। तो उसके बाद से ये पैरालाइज़्ड हो गया और तब से व्हीलचेयर पर बैठ गया। लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोग बताते हैं कि व्हीलचेयर पर होने के बावजूद भी अश्विन नायक ने हिम्मत नहीं हारी और अपाहिज हो जाने के बावजूद, जेल जाने के बावजूद, जेल के भीतर रहने के बावजूद भी उसने अपने गिरोह को चलाया और कई सारे
अपने दुश्मनों को खत्म किया, कई बार एक्सटॉर्शन के लिए उसने कॉल्स करवाए, एक्सटॉर्शन भी करवाता था। कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज़ से जुड़े लोगों को खत्म किया। इस तरह के आरोप जो है अश्विन नायक के ऊपर तब लगे थे और अश्विन नायक को कई लोग इसलिए भी अ, अलग हट के देखते हैं कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद जो है अ, अब व्हीलचेयर पर मौजूद है, जेल के भीतर है, फिर भी उसने अपने दुश्मनों के नाक में दम कर रखा था। हालाँकि आज अश्विन नायक जो है तमाम मामलों से या तो सज़ा काट कर या बरी होकर बाहर आ चुका है। अब उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया है और अब वो एक बिल्डर बन गया है। सर, अब मैं थोड़ा-सा इस टॉपिक को चेंज करना चाहती हूँ एंड अब मैं बात करना चाहती हूँ 26/11 के बारे में, जो बहुत दुखद घटना रही है। सर, जब ये घटना हुई, सर आपको मैं क्रोनोलॉजिकल वे में पूछना चाहती हूँ आपसे, आपको कब पता लगा? उस क्या प्लानिंग करी गई और कैसे एग्ज़ीक्यूट करा गया? देखिए 26 नवंबर 2008 की तारीख ऐसी थी कि मैं दक्षिण मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में अपनी नानी के घर पर था। वहाँ से मैं निकला प्रेस क्लब जाने के लिए करीब साढ़े 9 बजे के आसपास का वक़्त होगा और मैं टैक्सी में बैठा। वहाँ पर मेरा एक दोस्त आने वाला था प्रेस क्लब में। लेकिन इसी बीच में मुझे मेरे एक इन्फॉर्मर का फ़ोन आया, जो कुलाबा में था, कि यहाँ पर बहुत फायरिंग हो रही है। लियोपोल्ड कैफ़े नाम का रेस्टोरेंट है, जहाँ पर अक्सर फ़ॉरेनर्स आते हैं और 50 राउंड से ऊपर गोलियाँ चल चुकी हैं। तो जब मैंने सोचा कि 50 राउंड तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब जेजे शूटआउट के वक़्त 500 गोलियाँ चली थी, लेकिन उसके बाद जब भी अंडरवर्ल्ड शूटआउट करता है तो 2-4 शॉट्स मारता है अपने विक्टिम के ऊपर और निकल जाते हैं शूटर्स। लेकिन 50 राउंड इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल, कुछ अलग है। तो मैं तब स्टार न्यूज़ का ब्यूरो चीफ था मुंबई का। मैंने अपने रिपोर्टर को जो नाइट में था उसको बोला कि तुम सीधे पहुँचो लियोपोल्ड कैफ़े और ओबी वैन भी मँगवाओ। और मैंने भी टैक्सी वाले को फिर कहा कि प्रेस क्लब के बजाय सीधे लियोपोल्ड कैफ़े ले चलो। मैं लियोपोल्ड कैफ़े पहुँचा, वहाँ देखा तो सब डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, हर तरफ खून, खून, खून बिखरा हुआ था। जो खाली कारतूस ढेरों वो पड़े हुए थे जो AK-47 राइफ़ल से निकले गए थे इस साइज़ के। लोगों के चप्पल-जूते पड़े हुए थे। मैंने लोगों से बात की तो पता चला कि 2 लोग थे जिन्होंने शूट आउट किया था, अंधाधुंध गोलियाँ चलाई थी और उसके बाद पीछे की तरफ ताज होटल था, उसके अंदर वो दोनों घुस गए। तो मैं समझ गया मतलब कि ये ताज होटल में भी जाकर यही सब कर रहे होंगे। ताज में तब एक दूसरे 2 लोग जो है पहले से चले गए थे। तो मैं गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो ताज का गेट है, मैं वहाँ से मैं भागा ताज की तरफ अपने कैमरामैन को लेकर। तब तक मेरा नाइट रिपोर्टर आ ही चुका था, कैमरा था साथ में। तो जब मैंने ताज होटल के गेट पे पहुँचा तो देखा वहाँ पूरा सन्नाटा था, कोई आदमी नहीं था बाहर की तरफ। और फिर मैंने दरवाज़ा खोला, जो रिसेप्शन एरिया का था और मैं देखकर दंग रह गया, सामने की तरफ जो कॉरिडोर था, लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। सामने की तरफ जो लाशें थी, वो ताज के जो एम्प्लॉइज़ थे, सफ़ेद कलर का उन्होंने शर्ट पहन रखा था। पूरा खून से सराबोर कॉरिडोर में दोनों तरफ ऐसे बिखरे पड़े थे, उनके शव और लाशें ही लाशें थी। फिर मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अंदर से मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो मुझे लगा कि ये तो खतरा है, क्योंकि आतंकी अंदर घुसे हुए हैं, तो फिर मैं तुरंत बाहर लौट आया। क्योंकि सर आई थिंक रिपोर्टर्स पर भी हमला हुआ था। रिपोर्टर्स पर भी हमला हुआ था, तीसरे दिन जो है जब रिपोर्टर्स बाहर से रिपोर्ट कर रहे थे, तो एक वक़्त ऐसा आया कि जब आतंकियों ने रिपोर्टर की भीड़ पर भी फायरिंग की थी और मेरे पास में इस कैमरे का जो ट्राइपॉड था, एक वो रखा हुआ था, तो उसको रगड़ कर एक गोली गई ओह! और उससे चिंगारी निकली और ट्राइपॉड गिर गया और वो गोली पीछे कुछ तमाशबीन लोग खड़े थे, उनमें से एक महिला के हाथ में जाकर, बाजुओं में जाकर वो गोली लगी थी। उसके बाद से हम लोगों ने लेट कर रिपोर्टिंग करनी वहाँ पर शुरू कर दी थी। ओके, ओके। इसमें एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वो हमला शुरू हुआ, तो मैं जब ताज के नीचे से रिपोर्टिंग कर रहा था, तो आतंकियों ने ताज होटल में आग लगानी शुरू कर दी थी और ताज की 6वीं मंजिल पर जो ताज के जनरल मैनेजर थे, उनकी वाइफ़ और उनके 2 बेटे वहाँ पर रहते थे। उस इमारत में, ताज की 6वीं मंजिल, एक कमरा उन्होंने घर के जैसा बना रखा था। करमबीर कांग उनका नाम था जनरल मैनेजर का और वो उस वक़्त अपने कमरे में नहीं थे, वो कहीं बाहर की तरफ थे। तो मैं नीचे से रिपोर्टिंग कर रहा था और ऊपर जब आग लगाई गई, तो मैंने उनकी चीखें सुनी, उस महिला की
उनकी वाइफ और उनके दोनों बच्चों की, प्लीज़ हेल्प अस, सेव सेव, हमें बचाइए। वो आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंज रही है और हम कुछ नहीं कर सकते थे। अंदर जा नहीं सकते थे, अंदर हथियारबंद आतंकी थे और ऊपर से 6वीं मंजिल से उनके चीखने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। उसके बाद आतंकियों ने उस फ्लोर पे आग लगा दी। इन लोगों ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था, लेकिन इतना धुआँ हो गया कि दम घुटने से इनकी मृत्यु हुई और जब 3 दिनों के बाद जब ऑपरेशन खत्म हुआ, तो उन तीनों लोगों की लाशें निकली। सर, इस इंसिडेंट में अजमल कसाब, सर उसको कैसे कैप्चर करा गया? अजमल कसाब को ऐसे कैप्चर किया गया कि अजमल कसाब ने दक्षिण मुंबई के कामा हॉस्पिटल लेन में जब फायरिंग की और एक पुलिस की क्वालिस कार थी, उस क्वालिस कार में बैठे पुलिसकर्मियों की जब अजमल कसाब और उसके साथी इस्माइल ने हत्या कर दी, तो उस क्वालिस कार पे उन्होंने कब्जा कर लिया और वो कार लेके वो विधान भवन की तरफ गए। विधान भवन के पास उन्होंने देखा कि उनकी क्वालिस कार का टायर पंक्चर हो गया है, तो वहीं पर एक दूसरे आदमी की उन्होंने स्कोडा कार, जो एक अंधेरी का होटेलियर था, गन पॉइंट पर उसको कार से उतारा और उसकी स्कोडा कार को उन्होंने कब्जा कर लिया। और उस कार में बैठकर ड्राइविंग सीट पर इस्माइल था, उसके बगल वाली सीट पर कसाब था। उस कार को लेकर ये लोग मरीन ड्राइव से होते मलाबार हिल की तरफ जाने लगे। इस बीच में कंट्रोल रूम को मैसेज पहुंच गया कि इस तरह की कार वहां पर आ रही है। तो मरीन ड्राइव पर तुकाराम ओमले नाम के एक पुलिस कांस्टेबल थे। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल से पीछा करना शुरू किया इस कार का और तब तक में डीबी मार्ग पुलिस थाने की टीम ने गिरगांव चौपाटी के पास में बैरिकेड्स लगा दिए। तो जब बैरिकेड्स लगा दिए तो इस्माइल को वहां पर कार रोकनी पड़ी। उसने तुरंत ब्रेक लगा के कार रोकी और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने वाइपर ऑन कर दिया पानी का और हेडलाइट एकदम अपर में उसने ऑन कर दी और यू टर्न लेने की कोशिश करने लगे। लेकिन तब तक में वहां पीछे से तुकाराम ओमले थे, वो पहुंच गए और उन्होंने कसाब को, जो बगल की सीट पर बैठा था ड्राइविंग सीट के, उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश की। तो जब उन्होंने कसाब को ऐसे पकड़ा, तो कसाब के पास में जो AK-47 राइफल थी, उसने उससे फायर कर फायरिंग दिया की। और वो सारी गोलियां जो है वो तुकाराम ओमले को लग गई और वो वहीं पर गिर पड़े। हुँ। उसके बाद जो पुलिस वाले थे वहां पर मौजूद, वो बहुत भड़क गए। हेमंत बावधनकर नाम के एक इंस्पेक्टर थे, उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से तुरंत ड्राइविंग सीट पर जो इस्माइल बैठा था उसकी आंख में गोली मार दी और वो इस्माइल मर गया। जैसे ही इस्माइल मरा, उन्होंने अपनी रिवॉल्वर का मुंह मोड़ा कसाब की तरफ। अपना ट्रिगर दबाने ही जा रहे थे कि संजय गोविलकर नाम के एक दूसरे पुलिस अधिकारी थे। तो कसाब ने जो गोली चलाई थी, एक गोली जो है उनकी कमर से भी निकल कर गई और वो गिर पड़े थे, लेकिन जो है अ, होश में थे। तो उन्होंने देखा कि इस्माइल को गोली मार दी है बावधनकर ने, अब कसाब को गोली मारने जा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत ही एक गाली दी अपने साथी को, हेमंत बावधनकर को, और बोला कि उसको मारो मत, अरे वो एविडेंस है, उसको जिंदा पकड़ो, जी। उसको जिंदा पकड़ो, मारो मत। तो हेमंत बावधनकर को भी लगा कि हाँ, इसको जिंदा पकड़ना चाहिए। फिर उन्होंने कसाब पर गोली नहीं चलाई और सारे कांस्टेबलों ने लाठियों से पीटते-पीटते उसकी AK-47 छीन ली और बहुत उसको लाठियों से पीटा और उसके बाद में कसाब को जिंदा कैप्चर किया गया। सर कैप्चर करने के बाद जब उससे बातचीत हुई, वार्तालाप करी गई, सर क्या नेचर था अजमल कसाब का? नहीं, उस वक़्त तो जब पहली बातचीत हुई, उस वक़्त तो करा रहा था क्योंकि उसको काफ़ी पीटा गया था। लेकिन उसने सारी कहानी उसी रात को बता दी कि कैसे उसको रिक्रूट किया गया था पाकिस्तान में, कैसी उसकी ट्रेनिंग हुई थी, फिर कैसे समंदर के रास्ते वो लोग आए थे पहले, जहाँ पर भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमा है, कैसे वहाँ पर उनको पहुँचाया गया। वहाँ पर उन्होंने एक मछुआरों की बोट कुबेर नाम की थी पोरबंदर की, उसको हाईजैक किया। उस बोट के ज़रिए कैसे मुंबई तक वो लोग पहुँचे, साउथ मुंबई में बधवार पार्क पे उतरे, फिर कैसे 2-2 के ग्रुप्स में बँट गए और फिर मुंबई के अलग-अलग इलाकों में उन्होंने शूट आउट को अंजाम दिया। ये पूरी कहानी उसने उसी रात को बता दी थी। अब आगे का ऐसा है, ये है कहानी कि जब उसको पकड़ा गया तो एक रमेश महाले नाम के इंस्पेक्टर थे, मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के, जो इस मामले के जाँच अधिकारी भी थे। उनकी कस्टडी में वो कई दिनों तक रहा और वो बताते हैं कि उन्होंने कसाब के साथ जानबूझकर एक दोस्ताना रवैया रखा था, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसको कॉन्फिडेंस में लेकर निकलवा निकाली जा सके। सके। तो उन्होंने रमज़ान के वक़्त में कसाब को नए कपड़े भी लाकर दिए पहनने के लिए और उसके साथ हँसी-मज़ाक भी करते थे। तो कसाब अक्सर उनको मज़ाक में कहता था कि
मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो कई बार उसको ऐसे भी बोलते थे, तुझे तो लटका देंगे देख, तूने जो किया है ना, लटकने वाला है, तुझे फांसी होगी। तो कसाब बोलता था, अरे मुझे फांसी-वासी कुछ नहीं होने वाली, वो अफ़ज़ल गुरु भी तो पकड़ा ही है ना तुम लोगों ने, उसको कहाँ फांसी हुई? तब तक अफ़ज़ल गुरु को फांसी नहीं हुई थी। तो इनके बीच में मज़ाक-मस्ती भी होती थी। फिर तो जब अदालत में पेश किया गया और मैंने जब कसाब को देखा अदालत में, तो उसको देखकर ऐसा लगा नहीं कि ये वो शख्स है, जिसने कि इतनी हत्याएँ की हैं और जिसने इतना खून-खराबा किया था 26 नवंबर 2008 की रात को। वो अक्सर स्माइल करते रहता था, मुस्कुराते रहता था। कई बार लोगों को हँसाने की कोशिश करता था, वन लाइनर बोलकर, कोई जोक्स बोलकर। और अजीब बात भी ये भी थी कि हम लोगों को लगा कि इसको मराठी कैसे आती है? कई बार वो मराठी में भी कुछ-कुछ बोल देता था, मराठी? मराठी में। फिर बाद में पता चला कि एक अबू जुंदाल नाम का शख्स था, जो कि इनके हैंडलर्स में से एक था, वो महाराष्ट्र के बीड से गया था और उसने इन लोगों को मराठी सिखाई हुई थी, बेसिक मराठी। और कोर्ट के स्टाफ के साथ में भी बातचीत करते वगैरह जो है ना, तो इसको मराठी आ जाती थी। तो इस तरह से अजमल कसाब जो है मराठी में बात कर लेता। सर थ्रू द कन्वर्सेशन ऐसा लगा कि अजमल कसाब है, उसको पछतावा है अपने किए का? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि अजमल कसाब को किसी तरह का पछतावा है, उसने जो भी खून-खराबा किया। उसके व्यवहार से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। वो कोर्ट में आता था, तो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था या उसके चेहरे पर अ, पछतावे के कोई भाव नहीं थे। वो स्माइल करता था। लोग जो कोर्ट में बैठे होते थे, उनकी तरफ देखता था। कई बार कुछ-कुछ टिप्पणियाँ कर कर उनको हँसाने की कोशिश करता था। तो सही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसको कोई पछतावा था। सर दाऊद इब्राहिम, सर इतना बड़ा गैंगस्टर है और पूरा इंडिया में फेमस हो चुका है, उसको पकड़ने के लिए ज़रूर कोशिशें तो करी गई होंगी इंडिया की तरफ से। तो सर आई थिंक अजीत डोभाल का एक सीक्रेट मिशन था दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए। सर इसके बारे में बताइए? देखिए, अजीत डोभाल का मिशन ये था कि ये बात 2005-6 की है, तब अजीत डोभाल एनएसए नहीं थे। तो उन्होंने कई बार प्रयास किए थे कि दाऊद को ख़त्म करवाया जाए या उसको पकड़ कर लाया जाए पाकिस्तान से। तो ये कर ये रहे थे कि दिल्ली के बाराखंबा रोड पर ये 2 लोगों के साथ जो छोटा राजन गिरोह के सदस्य थे, विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा, इनके साथ में एक मीटिंग कर रहे थे कि दाऊद को कैसे पाकिस्तान में ही एलिमिनेट करना है। तो इस बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन ये दोनों ही जो शूटर थे, ये मुंबई पुलिस के केसेस में भी वांटेड थे। क्योंकि इन्होंने एक्सटॉर्शन के भी कॉल्स किए थे और मुंबई पुलिस की वांटेड लिस्ट में भी थे ये लोग। तो मुंबई पुलिस भी इनको ढूँढ रही थी। अब अगर कोई खुफ़िया एजेंसी इस तरह के कोई ऑपरेशंस को अंजाम देती है, तो वो किसी को बताएगी नहीं, पुलिस को भी नहीं बताएगी। तो एक तरह से मुंबई सीक्रेट मिशन। पुलिस और एजेंसीज़ के बीच या अजीत डोभाल के बीच या मुंबई पुलिस के बीच में इस ऑपरेशन के बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं था और वो ऑब्वियस सी बात है। अब मुंबई पुलिस को पता चला कि ये जो दोनों छोटा राजन गिरोह के सदस्य हैं, ये दिल्ली में बाराखंबा रोड पर मौजूद हैं। तो फिर मुंबई पुलिस की टीम तब मीरा बोरवणकर जॉइंट कमिश्नर थी मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की, क्राइम ब्रांच चीफ थी। तो उनके निर्देश पर डीसीपी धनंजय कमलाकर और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की एक टीम तुरंत दिल्ली पहुंच गई और इन तीनों ही लोगों को डिटेन कर लिया। बाद में जब अजीत डोभाल के बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो उनको तो छोड़ दिया गया, लेकिन इन दोनों ही लोगों को फरीद तनाशा और विक्की मल्होत्रा को गिरफ्तार करके मुंबई ले आया गया। तो ये वो इंसिडेंट है। अब जैसा मैंने बताया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो दाऊद हमारे देश का दुश्मन है, दाऊद का दुश्मन छोटा राजन है। तो ज़ाहिर तौर पर हमारी एजेंसियाँ कोशिश कर रही थी कि छोटा राजन की मदद से दाऊद को कैसे खत्म निकल किया जाए? जाए उसके लोगों की मदद से। क्योंकि छोटा राजन वो शख्स था जो कि दाऊद को इन एंड आउट जानता था, दाऊद के साथ वो कई साल रहा, दाऊद की कमजोरियाँ क्या हैं, दाऊद की खास लोग कौन हैं, दाऊद के अड्डे क्या हैं। तो काफ़ी बारीकियों से वो दाऊद को जानता था। तो ऐसे में छोटा राजन से बड़ा मददगार और हमारी एजेंसियों के लिए कौन हो सकता था? जी। तो इसलिए उसकी मदद ली जा रही थी, दाऊद को खत्म करने के लिए। तो क्या ये सक्सेसफुल हो पाया था फिर? कि छोटा राजन की हेल्प मिल पाई? उस ऑपरेशन के बाद जो है इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, मुंबई पुलिस ने जो ऑपरेशन किया तो उसके बाद फिर वो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद हमारी एजेंसीज़ लगातार कोशिश में रहती हैं कि दाऊद को एलिमिनेट किया जाए या उसको पकड़ कर भारत लाया जाए। तो अब तक पुष्टि नहीं हुई है कि दाऊद ज़िंदा है या मर गया है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
आधिकारिक तौर पर हमारी नज़र में अब तक वो ज़िंदा है, पाकिस्तान की ज़मीन पर है और हमारी एजेंसीज़ काम कर ही रही होंगी, उसको ख़त्म करने के लिए या उसको लाने के लिए। तो सर इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सर इतने सारे अननोन फैक्ट्स बताने के लिए, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मतलब क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या हो रहा था, ये सब बताने के लिए। एंड हम सच में चाहेंगे कि आप दोबारा से हमारे पॉडकास्ट में और बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएँ एंड ऑडियंस को भी मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि सर दोबारा से हमारे साथ आएँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड आपको कैसा लगा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद अनुषा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत सारी पुरानी यादें इस बातचीत के दौरान ताज़ा हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपके दर्शकों को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। जी, थैंक यू।